नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ है उसका क्या फर्क पड़ेगा पूरी दुनिया के तमाम देशों पर। बिल्कुल, दुनिया के तमाम देशों सहित भारत पर क्या असर पड़ने वाला है और इस पूरी चर्चा के दौरान हमारे सहयोगी रोहन हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक्सपर्ट है, बहुत पढ़ लिख कर इस वक्त आए हैं। आपको पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा कैसे बदलने वाला है, नेतन्याहू कैसे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देंगे, ये भी रोहन बताने वाले हैं। लेकिन ये आप मान लीजिए, नेतन्याहू काफी गुस्से में है। गुस्से की वजह है ईरान का जो हमला है उसको लेकर। लेकिन अब तख्ता पलट कैसे होगा रोहन, इसको लेकर चर्चा है। तख्ता पलट ऐसे होगा कि उन्होंने विपक्ष के नेता को बना लिया है कि अब हम बड़े हमले की तैयारी में है। किस तरह का हमला? ज्योति, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तारीफ के लिए। और दूसरी चीज, नेतन्याहू का जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, तो इजराइल जिस तरह से करीब 500 से 600 मिसाइल अटैक उसने किए हैं और सीरिया के तमाम बड़े शहर, चाहे हामा हो, चाहे डमास्कस हो या फिर अलेप्पो, तीनों बड़े शहरों को उसने टारगेट किया है। और नेतन्याहू ने सीधे डायरेक्ट अपनी सेना को ऑर्डर दे दिया है कि बिना रोक टोक जितने भारी भरकम बम है गिराओ सीरिया पर और कब्जा हमें करना है अराल में। अब आप देख लें, गोलन हाइट्स जो वो तो पहले भी हो रहा था। हाँ, पहले भी था, लेकिन अभी जो तख्ता पलट के बाद जो इतना बड़ा मौका मिला है कहीं ना कहीं इजराइल को, वो गंवाना नहीं चाहता। अब आप देख ले, गोलन हाइट्स पे जिस तरह से इजराइल ने कई सालों से कब्जा कर रखा था, अपनी सेना को जैसे ही सीरिया में तख्ता पलट हुआ उसने गोलन हाइट्स पे इन्वेड करने के लिए ऑर्डर दे दिया नेतन्याहू ने। अब नेतन्याहू का साफ साफ कहना है कि गोलन हाइट्स तो इटर्निटी तक हमारे पास रहने ही वाली है। अच्छा। लेकिन हमारा टारगेट है डमास्कस। अब सेना आगे बढ़ेगी, गांवों में अटैक करेगी और सीरिया, आधे सीरिया, जिस तरह से सीरिया के बंटवारे की बात अंजीत चल रही है, तो आधा सीरिया तो कहा जा रहा है कि कुर्दिश लोग जो हैं, कुर्द समुदाय के जो लोग हैं, आधा कुर्दिश लोगों के पास चला जाएगा और आधा जिस पर ये विद्रोही गुट जो है HTS, जिसके अब प्रमुख जुलानी अब के हाथों में सत्ता जाने वाली है, कहीं ना कहीं हुकूमत होने वाली है, उनकी रहने वाली है। अब उसी जो आधे हिस्से पर है, कहा जा रहा है कि इजराइल अपना कब्जा जमाना चाह रहा है। जो ग्रेटर इजराइल की जो बात होती है तमाम, वो अब इजराइल कहीं ना कहीं उस सपने को साकार करने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम बातें हैं, लेकिन अब देखना अहम ये होने वाला है कि अमेरिका का इस बीच रोल क्या रहने वाला है। ये सबसे अहम होने तो अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? अमेरिका क्या कह रहा है इसको लेकर? सबसे अहम ये है कि अभी तो बाइडेन के हाथों में ही पावर है, लेकिन जब ट्रंप आएंगे, अगले 4 साल ट्रंप के हाथों में जब होंगे, तब सबसे अहम होने वाला है कि इजराइल की रणनीति, इजराइल को क्या क्या छूट मिलती है अमेरिका की तरफ से। अब आप देख लें, अमेरिका ने अपने ही दुश्मन, जुलानी जो है उसको अमेरिका ने अपना दुश्मन कहीं ना कहीं वो मानता भी था, लेकिन अब जिस तरह से सीरिया पर कब्जा किया, अमेरिका ने उसे खुली छूट दे दी और वो जो कहीं ना कहीं टेररिस्ट का टैग था वो भी हटा लिया जुलानी पर से। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की रणनीति अलग है। भले ही अमेरिका जुलानी का समर्थन कर रहा है, लेकिन इजराइल अपना मोटिव क्लियर लेकर चल रहा है कि हमें भाई कब्जा करना है। हमारा जो ग्रेटर इजराइल का सपना है, प्रॉमिस लैंड का जो सपना है, उसे हम पूरा करके रहेंगे। तो ये तो हवाई हमले तो अमेरिका भी सीरिया में कर रहा है ना? अमेरिका कर रहा है। अमेरिका आईसिस के ठिकानों पर कर रहा है। अमेरिका ये नहीं चाहता है कि ISIS फिर से उभर आए कहीं ना कहीं अपना। लेकिन उसके चांसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है पूरी दुनिया में। क्योंकि मेरे ख्याल से जो जुलानी का बेस है वो ISIS ही तो है। बिल्कुल, ISIS वो उससे जुड़ा रहा है, बगदादी से जुड़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ये नहीं चाहता कि ISIS के लड़ाके फिर से कहीं सीरिया में हालात बिगड़ती देखा। आप देख ले, जिस तरह से इजराइल ने टारगेट किया है, मतलब सेना को एक झटके में खत्म कर दिया। हाँ। जितने भी जंगी जहाज थे, अब आप चूंकि सेना ने सरेंडर कर दिया विद्रोही गुटों के सामने, तो इजराइल ने जब अटैक करना शुरू किया तो उन जंगी जहाजों पर जितने भी सैनिक थे, उन्हें कोई ऑर्डर देने वाला, कमांड देने वाला कोई था नहीं कि आपको क्या करना है, हमले का रिटेलिएशन कैसे करना है। तो तमाम एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया है। इसका फायदा कहीं ना कहीं ISIS उठा सकता है, इसलिए अमेरिका को डर है। देखिए, एक और चीज है, ये कहा जा रहा है कि जो सीरिया का तख्ता पलट है उसका भारत पर असर होगा, कश्मीर पर असर होगा। बशर अल असद की जो सरकार थी वो भारत के समर्थन वाली किस्म से सरकार थी और पाकिस्तान के मुद्दे पर, माफ कीजिएगा, कश्मीर के मुद्दे पर भी उन्होंने हमेशा भारत का समर्थन किया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये तख्ता पलट के बाद जो स्थिति है वो उलट जाएगी, क्योंकि वहां पर जो आने वाली सरकार है और जो विद्रोही गुट है जो अब सत्ता पर काबिज होंगे, वो जो है हावी हो जाएंगे। तो फिर कश्मीर के मुद्दे को लेकर सीरिया का रुख बदला हुआ सा हमें दिखाई देगा UN में। देखिए ज्योति, 1967 में जब इजराइल पर सीरिया, जॉर्डन और मिस्र ने अटैक किया और इजराइल जंग जीत गया, उसके बाद गोलन हाइट्स को लेकर जो बहस छिड़ी थी कि गोलन हाइट्स आखिर किसका है, किसके अधिपत्य में आता है, तो भारत ने हमेशा से सीरिया को इस मुद्दे पर सपोर्ट किया था और गोलन हाइट्स को सीरिया का ही हिस्सा माना था। उस समय भारत सरकार ने सीरिया के साथ कहीं ना कहीं एक समझौता, एक आपसी समझ ये कायम की थी।
कि हम आपको गोलन हाइट्स के मुद्दे पर और ये आप समर्थन कश्मीर पे करेंगे, हाँ। बदले में आप कश्मीर पर हमारा समर्थन करेंगे। हाँ। बशर अल असद के पिता उस समय थे हाँ। हाफिज अल असद, बाथ पार्टी के फाउंडर थे और उनकी सत्ता थी उस समय पिछले 50 साल से। तो एक ये अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप की थी भारत सरकार ने उस वक्त कि कश्मीर हाँ। पर आप हमारा समर्थन कीजिए यूएन में, हाँ। बदले में हम गोलन हाइट्स पर। और भारत ने 2023 में भी आप हाँ। देख लें यूएनजीए में जब वोटिंग हुई थी गोलन हाइट्स को लेकर, तो भारत ने उस वक्त भी सीरिया के पक्ष में ही वोट दिया था। बिल्कुल। लेकिन अब जब सत्ता बदल गई है, अब बशर अल असद जब नहीं है वहां पर, सरकार में नहीं है, तो इजराइल कहीं ना कहीं अब जिस तरह से देख रहा है सीरिया पर कब्जे की लड़ाई जो एक छिड़ी हुई है, तो इजराइल भी कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बना रहा है। जिस तरह से नेतन्याहू ने खुलेआम तौर पर कहा है कि गोलन हाइट्स इटर्निटी तक, मतलब हमेशा हमेशा के लिए अब इजराइल का ही रहने वाला है वो एरिया, तो भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश है कि आप भी अपना रुख बदलें। अब ये देखना सीरिया अहम को होने लेकर। वाला है। लेकिन हाँ, अब भारत की रणनीति क्या रहती बिल्कुल। है, भारत डिप्लोमेटिक स्तर जी। पर किस तरह का स्टैंड लेता जी। है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, जब बशर अल असद की सरकार थी तो ओआईसी भी कभी भारत जी। का विरोध नहीं करता जी। था। जी। उस संगठन ने भी हमेशा भारत का साथ जी। दिया। लेकिन सवाल ये है कि भारत ने उस वक्त सीरिया के का जो मुद्दा था, कई सारे मुद्दे जब वहां पर छिड़े तो वहां पे आंतरिक मुद्दा था। सीरिया ने भी कहा कि देखिए, कश्मीर का जो मुद्दा है वो भारत का आंतरिक मुद्दा है, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। तो क्या भारत का स्टैंड भी इस बार यही होगा कि सीरिया में एक आंतरिक लड़ाई चल रही है, लेकिन अब ये आंतरिक तो नहीं है, इंटरनेशनल है, क्योंकि बीच में इजराइल है, यूएस है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत किस स्टैंड पर कायम रहेगा, क्या कहेगा? ज्योति, जहां तक एक्सपर्ट्स का मानना है, जो इंटरनेशनल, क्योंकि भारत कभी किसी का समर्थन जी, या जी। विरोध नहीं करता है। बिल्कुल, जियो पॉलिटिक्स के जो जानकार हैं उनका यही मानना है कि इजराइल से जिस तरह से अभी भारत की दोस्ती बढ़ी है और हमेशा से रही है, ऐसा नहीं है, इजराइल इस वक्त जब दबाव बना रहा है और अमेरिका भी इस वक्त सीरिया की, मतलब बशर अल असद की जो सरकार थी उनके अगेंस्ट ही है कहीं ना कहीं। अमेरिका भी चाहता है कि विद्रोही गुट वहां पर अपना ये करें। तो जाहिर तौर पर भारत सरकार अभी तो न्यूट्रल है, फिलहाल तो अपने लोगों को कैसे इवैक्यूएट करना है वहां से, उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित है। लेकिन आने वाले समय में जरूर इजराइल अगर दबाव बनाता है तो भारत को उसका पक्ष लेना पड़ सकता है, ये मेरा भी मानना है। और देखिए, भारत की कूटनीति और सुरक्षा पर कैसे असर पड़ेगा अगर आईएसआईएस बढ़ता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि आईएसआईएस का अब स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा बशर अल असद के जाने के बाद। और दूसरा ये कि आईएसआईएस तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। जी जी। बिल्कुल खतरा तो है ही, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से आईएसआईएस को अभी से ही दबाने की कोशिश शुरू कर दी है, तो आईएसआईएस तो ज्यादा क्या खतरा नहीं। इतनी जल्दी आपको लगता है कि हो पाएगा? क्योंकि उसी विद्रोहियों की वजह से, आईएसआईएस की वजह से, वहाँ विद्रोही संगठनों की वजह से ही बशर अल असद को भागना पड़ा है। जी, लेकिन उसमें ज्यादा रोल टर्की का भी रहा है, हाँ, जो टर्की ये भी का हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और टर्की, और हाँ। आप अपनी बात को यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर टर्की आ जाता है तो फिर जाहिर तौर पर आईएसआईएस उभरेगा और टर्की चाहेगा कि ये स्थिति पैदा हो। जी, तो टर्की का रोल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि तमाम विद्रोही गुट जो है, एचटीएस जो है, कहीं ना कहीं टर्की ने उन्हें आगे बढ़ाया और सपोर्ट किया, जिस तरह से कि आप अचानक मौका देखकर, क्योंकि आप देख लें जिस तरह से इजराइल ईरान के बीच जंग छिड़ी, ईरान कहीं ना कहीं कमजोर हुआ, लेबनान भी, हिजबुल्लाह भी कमजोर पड़ा, तो इन सब चीजों का फायदा देखकर ही, मौका देखकर ही टर्की ने विद्रोही गुटों को उकसाया और उस टर्की ने जो कश्मीर के मुद्दे पर और जब अनुच्छेद 370 की बात थी तो भारत का विरोध किया था। भारत का विरोध किया था। तो ये तो ऐसे में हम कह रहे हैं कि सीरिया का क्या स्टैंड बदलेगा? बिल्कुल, सीरिया का स्टैंड अब देखने वाली बात वही होने वाली है कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। जियो पॉलिटिक्स मतलब इतना आसान नहीं रहने वाला है सब कुछ। अमेरिका का भी रुख कब बदलेगा, क्या होगा, क्योंकि अभी बाइडेन है फिलहाल पावर में। ट्रम्प आते हैं जब जनवरी में उनका शपथ ग्रहण होगा, ओथ सेरेमनी होगी जब, उसके बाद ट्रम्प जब पावर में आते हैं तब देखने वाली बात होने वाली है कि ट्रम्प का रुख क्या रहने वाला है। हालांकि अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रशिया भी गए थे, रशिया ने आप देख लें बशर अल असद को शरण भी दी हुई है, तो यहाँ देखने वाली बात ये भी होगी। आप देख लें, कहा यह जा रहा है कि ईरान और रशिया अपने फायदे के लिए सीरिया का सपोर्ट करते थे, क्योंकि सीरिया के ही रास्ते जो हथियारों की सप्लाई थी, ईरान से हथियारों की सप्लाई जो थी, या चाहे रूस के द्वारा जो हथियारों की सप्लाई थी हिजबुल्लाह को, तमाम H जो कहा जाता है, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, उनको होता था। लेकिन अब जब सीरिया में बशर अल असद की सरकार ही नहीं है तो रशिया और ईरान का भी कोई फायदा उनसे नहीं है, मगर फिर भी पुतिन ने उनको शरण दी हुई है, कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग के तौर पर कि हम अपने दोस्तों को छोड़ते नहीं है अकेला, अपने मेरे जो दोस्त हैं हम उनका आगे भी साथ देंगे, तो एक मैसेजिंग के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन तो आपको क्या लगता है कि टर्की समर्थित विद्रोही गुट जब सीरिया पर राज कर लेगा तो फिर भारत की जो चुनौतियां हैं इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर के मसले को लेकर बढ़ जाएंगी, क्योंकि टर्की का विरोध जग जाहिर है? फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है कि एचटीएस जो है, जुलानी जो है, जो टर्की समर्थित है,
वो अपना राज कायम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इजराइल जिस तरह से वहाँ अटैकिंग मोड में है और 500 से 600 मिसाइलें उसने दागी है महज 2 दिनों के भीतर। देखिए जो हम सोचते हैं ना वो होता नहीं है। हम तो कहते थे कि भैया यूक्रेन और जो रशिया की वॉर है वो 9 दिन में, आपको याद होगा हम कहते थे ना लगातार 9 घंटे 9 दिन, इससे ज्यादा नहीं। अब देख लीजिए कितना वक्त हो बिल्कुल, गया ये तो समय है। का अब इजराइल के साथ जब गाजा पट्टी पर जो लड़ाई चल रही थी हम कहते थे अब खत्म हाँ, तो तब ये खत्म। खत्म, तो लेकिन आप देखिए ये तब जो अब तक स्थिति खत्म नहीं है हो जब पाई। सामने वाले को आप कमजोर समझ रहे हो, ये तो आंकना ही नहीं चाहिए, Probability क्योंकि है, अभी तक हमें जो बिल्कुल, बिल्कुल। पिछले 2 सालों के अंदर स्थितियां दिखी हैं वो ऐसी ही बिल्कुल दिखी हैं। ज्योति, बिल्कुल। तो प्रोबेबिलिटी ये देखते हैं, संभावनाओं का खेल, अब क्या होता है क्या नहीं। ये आने वाले वक्त में पता बिल्कुल, चलेगा, जी, जी, जी। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।